आपको एक क्राइटेरिया पूरा कराना है 1K लाइक्स और 100 कमेंट्स का। जब ये क्राइटेरिया पूरा हो जाए ना 1K लाइक्स और 100 कमेंट्स का, तो हम एक लाइव सेशन रखेंगे इंस्टा पे। आप सबने देखा होगा मेरा एक वीडियो विकल्प सर के साथ बहुत वायरल गया था। कितने व्यूज आए उस पे? अभी तक तो टोटल उस पे 35.6 मिलियन व्यूज गए हैं। आपकी सक्सेस के पीछे जो है वो विकल्प मेहता जी का हाथ है। नॉट ओनली उनकी वजह से, लेकिन 80 to 90% मैंने देखी है कि जो वीडियोस आपके साथ होती है उसकी रीच कुछ अलग ही होती है। ऑडियंस भी काफी कनेक्ट करती है आपसे। अगर 1-2 दिन में मैं स्टोरी ना लगाऊं तो मेरे पास मैसेज आने लग जाते हैं। अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ तक देखना चाहती हैं? 10 स्टेप में से अगर हम देखें तो उसका सिर्फ सेकंड थर्ड स्टेप पे मैं अभी हूँ, तो मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बड़े पर्दे पे जाना है। इस एज में लोग अपने टीनेज एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो लेते हैं, तो आप वो मिस करते हैं? कुछ ऐसा टाइम होता है जब बहुत ज्यादा मैं मिस करती हूँ। डिजिटल एज में बड़े होने का एक्सपीरियंस। डिजिटल वर्ल्ड में जितना फायदा है बड़े होने का, उतना ही बुरा भी है। इस एज में ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मिस उर्वशी 2023 में पार्टिसिपेट करके टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में आप गए। हाँ। सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी आपके लिए होती है या जो आपको क्या बोलते हैं फ्रेम किया जाता है, वो एक राजपूती पोशाक को लेके किया जाता है। उस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग मुझे टारगेट करते हो, ठीक है, आप लोगों का कॉस्ट्यूम है, लेकिन मैंने अगर कभी वेयर किया है तो ऐसा कभी नहीं है कि मैंने उसको वल्गर तरीके से वेयर किया है। मुझे मैसेजेस में आते हैं कभी कभी कि अगर आपने ये दोबारा किया तो ऐसा हम कर देंगे। कृष्णा फिर से मीटअप करेगी? करेगी, लेकिन 500K पर। आर यू अवेलेबल फॉर अ नाइट? कभी ऐसे मैसेजेस वगैरह और लोगों ने कहा है आपको कभी? हाँ, मेरे पास डीएम्स आते हैं कभी कभी। लोगों को लगता है कि अगर एक फीमेल या कोई भी एक पर्सनालिटी अगर ऑनलाइन आपको सर्व कर रही है, आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो हम सबके लिए अवेलेबल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपकी ऑडियंस में सबसे ज्यादा अपन बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है, मेल या फीमेल्स? हाँ, 60 से 65% मेल है। कोई शूट के लिए आपको प्रपोजल आया हो कि आपको ये शूट करना है या कोई प्रमोशन आया हो, उस वक्त आपको अनसेफ फील हुआ है कि उसको आपको लेके उसकी वाइब गलत है? कभी ऐसा लगा है आपको? एक शूट में ऐसा था, मैं आपको पूरा स्टोरी बताती हूँ। तो ये अब ये रह गया कि वुमेन्स को खुद की सेफ्टी खुद को लेके चलना पड़ेगा। और मैं तो एक चीज ये कहूंगा हर वुमेन से कि आप किसी पे डिपेंड मत रहो। आपको खुद को एक ऐसी सीख लेनी होगी कि अगर कोई आपकी तरफ देखता है तो उसकी आंख निकालने का दम भी आपके अंदर हो। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रौनक टॉक शो के एक और अमेजिंग एपिसोड में, जहां हम आपको मिलाते हैं ऐसे इंस्पायर्ड लोगों से जो उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अपना नाम बनाया है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स जुड़ चुके हैं। जी हाँ, वो एक मॉडल भी है, एक इन्फ्लुएंसर भी है, और सबसे बड़ी बात उनकी एज सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स है। तो अब हम आपको उनसे मिलाते हैं और जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोग वीडियोस देखते भी बहुत हो, कई लाइक्स भी देते हो, बट आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करो ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो हाय कृष्णा, कैसे हैं आप? हाय सर, आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं? आप सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। हाय गाइस, दिस इज कृष्णा एंड आई क्रिएट lifestyle, some relatable and Rajasthani culture videos on my page, which is I am Krishna Soni and I am a vlogger and a model. कृष्णा, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में। Okay. कि जैसे कि अभी सबको बताया हमने, आपकी एज 18 ईयर्स है। इस एज में लोग क्या करते हैं, जो आज के यूथ हैं, आज के बच्चे हैं, वो खेलने कूदने में या फिर अपनी पार्टीज़ वगैरह में घूमना करना और उस चीज़ में रहते हैं। और जहाँ मैं आपको देख रहा हूँ 18 की एज में आपके अभी तक इंस्टा पर हैं 3 लाख फॉलोअर्स अप्रॉक्स। तो आपको कितना टाइम हो गया एज ए इन्फ्लुएंसर? ओके, इसी सितंबर में 3 इयर्स कंप्लीट हो गया। यानी कि आपको कंप्लीट 3 साल हो गए एज ए इन्फ्लुएंसर। हाँ। 3 साल में आपके 3 लाख फॉलोअर्स हाँ। ऑन इंस्टाग्राम। तो जैसे कि ये तो हो गई आपके टाइम की बात की, कितना टाइम हो गया। अब थोड़ा सा आपके कंटेंट के बारे में थोड़ा ब्रीफ करें कि एक्चुअल में आपके कंटेंट्स में होता क्या क्या है। ओके, सो मेरा कंटेंट लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है और राजस्थानी कल्चर, अपना जो राजस्थान के सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उन सबको प्रमोट करना होता है, आउटफिट्स जो होते हैं उनको प्रमोट करना होता है, और कुछ रिलेटेबल कंटेंट होता है जैसे कि फ्रेंडशिप्स हो गई एंड रिलेशनशिप्स हो गए, और एक लड़की की लाइफ एंड जो डिफिकल्टीज वगैरह होती है वो सब दिखाना भी मैं क्रिएट करती हूँ। तो जैसे कि कृष्णा, हमने ऑडियंस को बताया और आपको भी हमने एक चीज़ कही कि जिस एज में बच्चे पार्टीज वगैरह में घूमने फिरने में रहते हैं, उस एज में आपने अपना करियर स्टार्ट किया। तो आपको आइडिया कैसे आया कि आपको एज ए इन्फ्लुएंसर, एज अ मॉडल इंस्टाग्राम पर कुछ करना चाहिए?
ओके, तो ऐसा फिक्स नहीं था मुझे कि मुझे इंस्टाग्राम पे ही जाना है, पर बचपन से मेरे फादर और मैं हमेशा से डांस की बहुत ज्यादा वो थे शौकीन, हम लोगों को बहुत पसंद है डांस करना। मेरे फादर का ड्रीम है बॉलीवुड में जाने का था, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा वो थी फैसिनेटेड, हमेशा से मुझे था कि मैं तो जाऊंगी करके। बट ऐसा फिक्स नहीं था, जैसे एक तो होता है कि एक सोचता है आदमी कि हाँ मैं ये कभी करूंगा, तो ऐसे ही चल रहा था, बाकी सपना तो ये नहीं था। बट लॉकडाउन के बाद में थोड़ा वो सॉन्ग्स देखना टीवी में वो बहुत ज्यादा मुझे ऐसे एक्साइटिंग लगने लग गया। तो मुझे हमेशा से ये था कि मैं क्या करती थी, मैं सॉन्ग को देख देख के वो एक्सप्रेशंस देना करती थी। और जब भी मैं कहीं पे डांस करती थी, जैसे कि मैंने स्कूल में डांस किया, परफॉर्मेंस दिया या शादी वगैरह में दिया, तो मुझे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलता था कि हाँ ये बहुत अच्छा कर रही है या कर सकती है, ऐसे करके मुझे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला। तो वो मैं बहुत मोटिवेट होती थी कि हाँ मुझे ये करना है आगे। तो वहीं से फिर मैंने सोचा मैं वीडियोस भी बनाती हूँ। तो टिकटॉक के टाइम पे मैंने इतना एक्टिव नहीं किया, क्योंकि पढ़ाई और तब नया नया था, तो फैमिली भी इतना एग्री करती नहीं थी कि ये सब करना है। तो टिकटॉक तो फिर बंद हो गया लॉकडाउन के बाद में। बिल्कुल, टिकटॉक ने सबको एक पर्सनैलिटी बना दिया, जो या तो डांस के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट कर पाया या किसी भी रूप में वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सका। हाँ, तो उस टाइम आपने टिकटॉक को नहीं करा था? टिकटॉक पे तो मैं मतलब वो शौक वाली वीडियोस बनाती थी। ओनली शौक वाली वीडियोस? हाँ, तो मैं बहुत छोटी थी तब, तो 5-7 साल पहले की बात। हाँ बिल्कुल, हाँ 12-13 साल के होंगे जब आप। फिर एमएक्स टकाटक एक ऐप है, बिल्कुल। वहाँ पे मैंने किया, तो वहाँ पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। मेरे 10-12,000 फॉलोअर्स हो गए थे, और वहाँ पे लाइक्स काउंट जो होता था वो मेरा मिलियन में था। तो तब मुझे अच्छा लगता था। फिर मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था। फिर आपने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया 5 सितंबर को। 5 सितंबर? अच्छा, डेट भी याद है आपको? हाँ, मतलब उस वक्त मुझे डेट इसीलिए याद है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम ऐसे स्टार्ट किया था कि मैंने डांस स्टूडियो ज्वाइन किया था, वहां से मैंने अपनी जर्नी डे 1 से स्टार्ट की थी। यानी आपको बचपन से ही था कि आपको करना तो कुछ इसी फील्ड के अंदर है, हाँ, करना तो इसी में है। अब कैसे आए वो, धीरे धीरे आपने सोचा और फिर धीरे धीरे आए? तो एक एक स्टेप अपने आप होता गया। अपने आप बढ़ते गए, तो आपको लगा आप धीरे धीरे जैसे टिकटॉक पे ना करके एमएक्स टकाटक, नहीं फिर आपको लगा कि हाँ आप लोग ऑडियंस आपको पसंद कर रही है, तो आपको लगा कि आपको इंस्टाग्राम पे भी अब आना चाहिए। हाँ, मतलब मेरे पास परमिशन नहीं थी एमएक्स टकाटक तक कि इंस्टाग्राम यूज करूँ। फिर मैंने आपको बताया, जैसे मैंने डांस स्टूडियो ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो थे वो रील्स बनाया करते थे डांस की, खूब अच्छी स्टूडियो में लाइटिंग वगैरह के साथ। तो मुझे दिखता था कि हाँ मुझे भी करना है। तो फर्स्ट डे मैंने अपना अकाउंट बना लिया था, और उसी दिन से फिर फ़ोन तो मेरे पास था नहीं। तो हमारे टीचर ऐसा एक दिन रखते थे सैटरडे को, उस दिन सब बच्चों का शूट होता था, हम लोग पूरा वीक प्रैक्टिस करते थे। एंड एक दिन हमारा शूट होता था, तो उस दिन जितनी भी 2 रील 3 रील बन रही है उसको हम फिर लेकर के एडिट करिए, फिल्टर लगा के फिर पोस्ट करते थे। ऐसे करके 6-7 महीने हमने किया था। तो जैसा आपने इंस्टाग्राम को किया, हाँ, तो आपके जो फॉलोअर्स गेन होना शुरू हुए अपन क्या एक प्रॉपर वे में, वो कितने टाइम में हुआ? 1-1.5 साल में। 1-1.5 साल में? 1-1.5 साल में आपके कितने फॉलोअर्स हो गए थे? 10,000। 10,000? फर्स्ट 1 ईयर पे सिर्फ 10,000 ही थे, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास फोन नहीं था। दूसरे के मुंह से हम कितना काम कर सकते। बिल्कुल। दूसरा फिर ये भी कभी हमको, क्योंकि मुझे ना ह्यूमिलेशन भी बहुत मिला है, क्योंकि मैं वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, और तो मैं जिद्दी भी बहुत कि मुझे तो फोन चाहिए, मुझे तो वीडियो बनाना है। और ऐसा है कि अगर मुझे कोई एग्री कर जाता तो फिर मैं वो काम उससे करवा ही नहीं लेते हो ऐसा। तो वो मुझे काफी ज्यादा हर्ट भी हुई थी कुछ चीजें कि है ना फोन नहीं मिल रहा, या फोन मिलने के बाद भी मुझे सुनाया जा रहा है ऐसा वैसा, काफी सारी चीजें। तो मैं प्रॉपर काम कर ही नहीं पाई थी। फिर 1 साल के बाद मैं जिद करके मेरे फैमिली को समझा के कि मैं ये काम करती हूँ, मुझे आईफोन की बहुत ज़रूरत है, बहुत जिद करके फिर मैं आईफोन लेकर आई थी। और टच वर्ड आईफोन लाने की दूसरे दिन पे मेरी पहली रील 50K गई थी। पहली रील उसको लाते ही जो पहली रील अपलोड मैंने की थी वो 50K गई। 50K यानी लकी रहा आपके लिए आईफोन। 11 था मेरे पास उस टाइम पर, वो बहुत लकी फोन था, बहुत लकी फोन था। जब मैंने 15 लिया ना तो मुझे बहुत दुख था उसको देने का, पर मैंने उसको एप्पल में दे दिया था। तो बेस्ट है। हाँ वो रखो, बट तो जैसे 1 से 1.5 साल में आपके 10,000 फॉलोअर्स हुए, 10-12,000, और उसके आगे सेकंड ईयर में? हाँ, मैंने 60,000 के आसपास कर लिए 6 महीने में। यदि अपन बात करें 1.5 साल में, तो आपने 70,000 के अप्रॉक्स आपने कर लिए थे। तो कृष्णा जैसे 1.5 साल में तो आपके 70K हो चुके थे। हाँ, उस 1.5 साल के बाद में अगले 1.5 साल में लगभग अपन बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स आपने गेन करे।
तो उसके पीछे का राज क्या है? एक तो ये है कि 2 लाख हमने किए, 2 लाख से ज्यादा ही किए। एक ये है कि मैंने 50,000 इन 1 वीक किए थे, हुए थे मतलब 50,000 इन 1 वीक। उसके पीछे क्या कहानी थी? क्योंकि 50,000 एक हफ्ते में यार बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात होती है। मैं तो खुद ऐसे थी, जितनी बार स्क्रॉल कर रहे हैं 100 आ रहा है, मैं तो खुद ऐसे बार बार टचवुड कर रही थी। तो उसके पीछे का ये था कि आप सबने देखा होगा मेरा एक वीडियो विकल्प सर के साथ बहुत वायरल गया था, सॉलिड बॉडी वाला। बिल्कुल। बीटीएस था, हमने जस्ट एक रैंडम डांस किया था, वो वीडियो बहुत पसंद आया, लोगों को बहुत वायरल गया। कितने व्यूज आए उस पे? अभी तक तो टोटल उस पे 35.6 मिलियन व्यूज गए हैं। 35.6 मिलियन व्यूज, 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ व्यूज। व्यूज। तो वो 3.5 करोड़ व्यूज नहीं है सिर्फ, वो उतने लोगों का प्यार है। मैं तो सच बता रही हूँ, इतने कमेंट्स, इतने रीपोस्ट, हमने बैठ के रीपोस्ट भी चेक कर रहे थे, इतने रीपोस्ट थे, सब पे मिलियंस में व्यूज है। इवन लोगों ने रिपोस्ट कर करके अपना भी टाइटल दिया था, किसी ने ब्रदर सिस्टर, किसी ने ये फ्रेंडशिप वाले। लोगों ने क्या है, जैसे एक चीज और मैंने देखी कमेंट्स में भी, लोगों ने ये चीज आपकी जोड़ी कि आपकी सक्सेस के पीछे जो है वो विकल्प मेहता जी का हाथ है, यानी कि उनकी वजह से ही आपको इतना फेम मिला है। नॉट ओनली उनकी वजह से, लेकिन वो मेरी जर्नी में, अभी तक की जर्नी में एक पार्ट है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। और हमारी जो वीडियो वायरल से 50,000 मिले, मुझे मिले फॉलोअर्स, और मुझे फेम भी अच्छा मिला, मेरा फेस वैल्यू भी थोड़ा अच्छा हुआ। बट वो ये कि हम दोनों का कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन आपका। सिर्फ उनकी वजह से भी कुछ नहीं हुआ, और सिर्फ मैं भी ये करूँ तो मेरी वजह से भी नहीं हुआ। बिल्कुल, सबका साथ चाहिए होता है, तभी हम लोग आगे जा पाते हैं, ऐसा ही होता है। तो यही है कि उनके लिए मैं हमेशा थैंकफुल हूँ कि हम लोग साथ में वीडियोस बनाते हैं, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन सर ने दी है, तो उनको मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी। और वो रेस्पेक्ट मेरे लिए हमेशा रहेगी कि सर आपके साथ मैंने वीडियो बनाई थी तो मेरी ये वीडियो इतनी वायरल गई। बिल्कुल। एक्चुअल में अगर हम देखा जाए, अगर आपके प्रोफाइल पे कोई जाएगा तो, या विकल्प सर की भी प्रोफाइल पे कोई जाता है, तो जितनी उनकी वीडियोस होती है डांस की वगैरह की, जो इनके साथ आपकी जो चलती रहती है, आपकी भी आती है और काफी सारे अदर इन्फ्लुएंसर्स की भी आती है, उनकी तो रीच ठीक है उनकी भी, लेकिन 80 to 90% मैंने देखी है कि जो वीडियोस आपके साथ होती है उसकी रीच कुछ अलग ही होती है। यानी कि अगर हम कहें तो विकल्प सर आपके लिए लक्की साबित हुए, हाँ। और ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप दोनों की वीडियो सबसे ज्यादा मिलियंस में देखी जाती है। हाँ। जितना मुझे लग रहा है कि वो बार बार देखते हैं लोग, उसको कनेक्ट करते हैं लोग उसको, उस वीडियो से। तो यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए भी लक्की रहे। हाँ, दोनों, क्योंकि उनका भी पेज ग्रो हुआ, मेरा भी पेज ग्रो, हम दोनों को एक साथ फेम मिला। हाँ, हम दोनों को लोग साथ में पसंद करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं साथ में। कमेंट्स में मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ कि आप लोगों के बारे में बहुत सारे, मतलब खट्टे मीठे में बोलते हैं जैसे, वैसे कमेंट्स बहुत आते हैं। विकल्प सर की तो बात क्या करें, वो तो वैसे भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी ऑलरेडी हैं, और एक अच्छी लेवल, मतलब पर्सनली तो बहुत कम होता है उन लोगों से मिलना, बट जैसे वीडियोस के थ्रू देखते हैं, उनके बीटीएस वगैरह देखते हैं, उसके अंदर उनका नेचर समझ में आता है थोड़ा बहुत। मैं तो उनसे मिली हुई हूँ आज तक। आपको डेली का काम है, डेली का काम है। डाउन टू अर्थ का जो डेफिनेशन होता है वो सर प्रूव करते हैं, मतलब हम लोग उनके बारे में इतनी बात कर रहे हैं तो सच में कुछ है। बिल्कुल, मैं विकल्प सर को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। काफी टाइम हो गया उनका, क्योंकि उनकी रियलिटी है कि जो उनकी वॉइस है या उनका लुक भी है, वो अक्षय सर से मिलता है। बिल्कुल, कोई एक बार देख ले या वॉइस सुन लेना, उसको लगे अक्षय सर ही है। हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा विकल्प सर की, मैंने बाकी भी जैसे है जिनकी मैच करती है किसी न किसी सेलिब्रिटी से, लेकिन विकल्प सर और अक्षय सर दोनों अगर साथ में तैयार सेम करके खड़ा कर दो पता ही नहीं चलेगा। उनकी वीडियो भी जैसे कपिल शर्मा शो में थी, उसमें भी बिल्कुल पता नहीं चला। काफी सारे उनके काफी सारे वो उनकी अपनी जो रिक्रिएट भी करते हैं उनकी वीडियोस को, तो वो भी उसमें भी काफी सेम लगते हैं। इवन सबसे बेस्ट जो उनकी वॉइस, उनकी वॉइस कनेक्ट कर देती है उनसे, यानी अगर ऑडियंस ने देखा है तो वो बिना उसको देखे जाएगी नहीं, क्योंकि उनको लगता है ये अक्षय सर ही है। और एक फैक्ट तो मैं ये बोलूं कि ये केडिया विला वाले जो उनकी वॉइस आती है, केडिया विलास में रेडियो में आती है उनकी वॉइस, तो ये फैक्ट ये है कि मुझे 6 महीने पहले तक पता ही नहीं था विकल्प सर के मिलने से पहले कि ये उनकी वॉइस है। मैं बताऊं, ये चीज मुझे पहले जब मैंने सुनी थी तो मुझे भी लगी थी, पर मुझे बाद में रियलाइज हुआ ये विकल्प सर की वॉइस है। हाँ, उसका रीजन ये था कि अगर आप उसको गौर से सुनो तो वो टोन आ गया था उसके अंदर, क्योंकि जो विकल्प सर का एक्चुअल टोन भी है ना, उन्होंने वो भी उसमें डाला है। यानी अक्षय सर की तो प्रॉपर लग रहा है कि उन्होंने अक्षय सर, क्योंकि उनकी वॉइस का पता ही नहीं चलता जब वो बोलते हैं। नॉर्मल वॉइस उनकी जो अगर वो बोलते हैं तो वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जब वो बोलते हैं अक्षय सर की वॉइस में, कोई उसको जज नहीं कर सकता।
वैसे मुझे भी काफी टाइम में काफी बार सुना था, फिर मैं अचानक लगा अरे तो विकल्प सर की वॉइस है, लेकिन बहुत ही शानदार उनकी। बहुत अच्छा। और हर आर्टिस्ट की इतनी रिस्पेक्ट करना, हर आदमी की इतनी रिस्पेक्ट करना, काम को लेके डेडिकेटेड होना, एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि हाइपर हो गए, बहुत आराम से काम किया। वो एक या दो ही दिन के लिए मैक्स आते हैं और उसी दिन में हम इतना कंटेंट निकाल लेते हैं, वो भी एकदम प्यार से आराम से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह है। रहा हूँ वैसे तो हमारा कभी मिलना हुआ नहीं, आगे हो नहीं हो तो वीडियो में विकल्प सर को प्रणाम कर देते हैं काफी। ये क्लिप हम उनको जरूर दिखाएंगे। विकल्प सर अगर आप ये देख रहे हो तो हम आपकी यहाँ बैठ के बहुत तारीफ कर रहे हैं। नहीं एक्चुअल में विकल्प सर को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, इंस्टा पे उनके देखता हूँ सारी रील्स, हाँ। क्योंकि उनकी बड़ा मजा आता है उनके, वो अगर वो कोई इवेंट्स में भी जाते हैं बहुत मजा आता है उनके हाँ, देखने के उनके लिए। events बहुत डांस exciting वगैरह होते उनके हैं। प्रॉपर एक्शंस है ना, वो बिल्कुल अक्षय सर की तरह जो फील होता है ना, जो ऑडियंस को वो एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। वो सबसे बात है बहुत से होते हैं बट उनका फील नहीं आता कहीं पे, और जो विकल्प सर है उनका फील हर जगह अक्षय सर में दे देता है कि भाई हाँ ऐसा लगता है अक्षय सर ही है वहाँ, और वो खुद का भी जो अपना 100% देते हैं। हाँ, हाँ। अक्षय सर से भी हटके अगर अपन बात करें तो जरूरी नहीं वो हर इवेंट्स में केवल अक्षय सर ही गीत वही प्ले करते हैं, उनका और रियल खुद विकल्प का, हाँ। मेहता भी रहते हैं। उनका जो रियल आइडेंटिटी है वो और भी बहुत प्यारा है और भी बहुत सुंदर है। काफी वीडियोस में देखा जाता है कि वो अक्षय सर से हटके भी खुद का भी कुछ परफॉर्म हाँ, करते हैं, हाँ। तो उसमें लगता है दिस इज रियल विकल्प मेहता। दिस इज रियल विकल्प। तो चलिए ये तो विकल्प सर की बात हुई, आगे विकल्प सर को प्रणाम। हाँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आपका हमने डिस्कस करा विकल्प सर के साथ की मिलियंस में व्यूज आते हैं, और अब तो जैसे देखा जाता है आपकी सारी वीडियोस ही लगभग मिलियंस में भी पकड़ लेती है, या अपन बात करें लाइक्स में तो जाती ही जाती है, हाँ, टच वुड। और ऑडियंस भी काफी कनेक्ट करती है आपसे। कनेक्ट। ये चीज भी देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट्स भी ऐसे होते हैं जो ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं। तो कृष्णा, जैसे कि इस यंग एज में इन्फ्लुएंसर बनना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऑडियंस को एक सही अपन के कंटेंट प्रोवाइड करना, उनको एंगेज रखना, वो सारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस एज में आप वो कैसे मैनेज करते हो, बिकॉज बड़े बड़े भी फेल हो जाते हैं इन चीज़ों में, तो क्योंकि ऑडियंस को कनेक्ट रखना, उनको बनाए रखना, आपके कंटेंट को प्योर रखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सब मैं अकेले मैनेज करती हूँ। शॉट, एडिट, पोस्ट, टाइमिंग, कब क्या करना है, और ब्रांड्स की हमने बात अभी की हुआ। हाँ, जैसे एक चीज़ है अपना एडिट आप खुद करते हो, हाँ। क्या जो आपको बैक में देख रहे हैं उनको ये लगता है कि आपकी एक टीम होगी, सब शूट अलग कर रहा होगा, आप सिर्फ बैठे हुए मजे कर रहे होंगे, बस आपने वही, केवल एक हाँ। शूट दिया, एडिट करने वाला पीछे है, करने हर चीज पीछे बैकग्राउंड में हो रही है, आपको सिर्फ शूट देना है। हाँ। तो लोगों को भी ये लगता है। तो इस वीडियो से और इस बात से ये पता चला कि एक क्रिएटर को ये सारी चीजें खुद भी करनी पड़ती है। जैसे हम बिजनेस का स्टार्टअप करते थे, जो स्टार्टअप करता है वही आदमी एक बार सब संभालता है। सब संभालता है। तो जैसे ही अभी तक मेरे पास, अभी मैंने कोई टीम को नहीं किया है हायर, बट अभी तक मैं सब खुद कर रही हूँ। शूट, एडिट एंड पोस्ट और ब्रांड डील्स से भी मैं खुद ही बात करती हूँ, चाहे वो मेल हो, डीएम हो या कोई भी हो, तो खुद ही बात करके हम लोग कंटेंट को कैसे बनाना है और पेमेंट्स एंड ऑल वो सब भी मैं मैनेज करती हूँ अभी। अब सबसे, और अभी जैसे हमने आपकी बात करी थी एज और आपकी पढ़ाई वगैरह, तो जैसे आपकी अभी पढ़ाई में क्या करा है आपने? पढ़ाई में इस साल 12th में हूँ। इस साल 12th में है आप। हाँ, बोर्ड। आप सोच सकते हैं 12th बोर्ड्स में होने के बावजूद कृष्णा इतना कुछ खुद मैनेज कर रही है, सबसे बड़ी चीज वो है, क्योंकि ये चीज हर कोई मैनेज कर ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ फेम की बात आती है वहाँ लोग क्या करते हैं, फेम बन गया बाकी सब चीजें छोड़ो। हाँ, और ना, ये मेरी भी थिंकिंग हो गई थी। 10th 11th 10th के एग्जाम मैंने दे दिए थे। 11th में मैंने पूरी 11th ऐसे निकाली थी कि अब तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ाई करने की, मैं तो इनकम कमा लूंगी, मैं तो ये कर लूंगी, मैं तो वो कर लूंगी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, हम लोग आसपास देखते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे समझ आता है कि ये सब चीजें भी उतनी ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट, चाहे आप इंस्टाग्राम से 2 लाख रुपए ही कमा रहे हो, लेकिन आपके पास वो एक डिग्री उतनी होनी चाहिए। हाँ, ताकि और आपको भी नॉलेज मिलता है पढ़ाई से, और आप भी सीखते हो लाइफ को कैसे हैंडल करना है। और अगर बाई चांस भगवान ना करे ऐसा हो, इंस्टाग्राम यूट्यूब चला गया तो फिर तो आप बेरोजगार हो जाओगे। इंस्टा और यूट्यूब चले गए तो सारे क्रिएटर्स का धंधा ही बंद हो जाएगा, सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए फॉर अ बैकअप ऑप्शन भी पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अपन बात करते हैं, आप पढ़ाई और आपका कंटेंट क्रिएशन, जहाँ सबसे बड़ी बात है आप कोई छोटे मोटी लेवल पर नहीं हो। इंस्टाग्राम पे आपके 3 लाख फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे ब्रांड डील्स भी होती है, लोगों से मिलना भी होता है, प्रमोशंस होते हैं, वीडियो शूट्स होते हैं, खुद के पर्सनल कंटेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है। इसके साथ में आप पढ़ाई भी कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि सब लोग बोलते हैं एक ही चीज़ मैनेज हो जाती है, हम पढ़ाई कर लें या ये कर लें। वही ये चीज फेस भी करते हैं हम लोग। कभी ऐसा होता है, अभी तक तो मेरे कोई एग्जाम अभी तक हुए नहीं, बट जब वो हाफ ईयरली और फाइनल आएंगे
तब जो रियल प्रेशर होता है वो मैं फेस करूंगी, क्योंकि अभी तो चलो ऐसा रहता है कि अगर 2 दिन मेरे शूट चल रहे हैं तो वो 2 दिन में ना पढ़ के एक दिन जब मैं घर पे रहूंगी तब मैं पढ़ाई कर लूंगी। अभी तो ऐसा मैं पढ़ती भी नहीं हूँ इतना ज्यादा। अभी 12th में मुझे तो यही है कि अच्छी सी एक इतनी बुरी डिग्री नहीं लेनी है लेकिन अच्छे मार्क्स से पढ़ना है, वो मैं लास्ट में भी कवर करूंगी। पर ये है कि टाइम निकाल लेती हूँ अभी तो मैं थोड़ा बहुत, पर लास्ट के टाइम पे मुझे करना अब पड़ेगा। दोनों चीजें जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अब आप ना पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और इंस्टाग्राम वो चीज अगर इसको तो आप किसी हाल में भी नहीं छोड़ सकते। इसको तो अब मैंने एक ब्रेक भी ले लिया अगर 2-5 दिन का, तो भी मैं ऐसे डिग हो जाएगा। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह पे आपकी कंसिस्टेंसी मैटर बहुत ज्यादा करती है। अगर आपने कुछ टाइम में अपने ऑडियंस से ब्रेक लिया, ऑडियंस टूटने लग जाती है। हाँ, अगर 1-2 दिन में मैं स्टोरी ना लगाऊं तो मेरे पास मैसेज आने लग जाते हैं, क्या आप कहाँ गए फिर। तो वही चीज, तो ये चीजें मैनेज करनी पड़ती है एक इन्फ्लुएंसर्स को, क्योंकि सबसे बड़ा ये है कि आपकी भी तो एज ग्रो होने वाली है। अभी तो आप ग्रो कर रहे हो, आप 18 के अब हुए हो, ये सारी ऑडियंस को पता है इस बार कि आप इस बार 18 के हुए हो, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब जैसे कि आप यूट्यूब पर भी हो? हाँ, मैं यूट्यूब पर भी हूँ और मेरे 2 चैनल्स हैं। यूट्यूब पर आपके 2 चैनल्स हैं? एक चैनल है जिसमें मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, मेरे जो भी कोई फंक्शन कोई शूट कोई भी होता है तो उस दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो कृष्णा सोनी व्लॉग्स करके एक मेरा यूट्यूब चैनल है। और एक चैनल है डांस विद कृष्णा, जिसपे मैं डांस कवर पूरा वीडियो जो होता है 3 मिनट 4 मिनट का जो भी होता है डांस कवर करके फिर मैं उसको अपलोड। यानी अगर किसी को आपको पर्टिकुलर आपके व्लॉग्स आपके बारे में जानना है, आपके डे टू डे लाइफ को, वो तो जाके कृष्णा सोनी व्लॉग्स पे आपको फॉलो कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। वो कुछ लोग बोलते हैं ना मुझे इंस्टाग्राम पे आप तो फिल्टर लगा के आते हो, ये करते हो वो करते हो, तो आप मेरे जाके व्लॉग्स देखो, वहां मैंने एडिटिंग भी नहीं की होती है। नॉन फिल्टर्ड कृष्णा। हाँ बिल्कुल, और जैसे मैं अभी बोल रही हूँ मैं उससे भी ज्यादा रियल वहां पर होती हूँ। मेरे घर में कुछ भी हो रहा हो, मैं किसी अगर मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं 100% ये ट्राई करती हूँ कि जितना रियल हो पाए मैं उस पर रहूँ, जितना ट्रांसपेरेंट हो पाए मैं उतने पे रहूँ। एक्चुअली में व्लॉग्स होते भी यही है। हाँ, क्योंकि अगर आपके कोई जान आपकी जो डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर रहा है, हाँ, उसको आपके डेली का रियल व्यू चाहिए। हाँ, तो कोई भी अगर इनके बारे में जानना चाहता है, बारीक से बारीक चीज भी आपको पता चल जाएगी इनके व्लॉग्स में। हाँ। और जैसे डांस करा, जिनको डांस का शौक है वो डांस के लिए जाके देखे। डांस सीखना हो या बाकी पूरा इंस्टाग्राम पे तो वीडियो आप सब फॉलो करते हैं कृष्णा हाँ, को, इतना ज्यादा प्यार दे ही रखा ऑडियंस ने आपको, तो उसमें तो आपकी हर चीजें देखने को मिल जाती है। हाँ। तो अब जैसे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपके ऑडियंस का फेवरेट कंटेंट क्या है, जो आपको कि हाँ आपकी ऑडियंस को ये चाहिए तो आपको क्रिएट करना ही पड़ता है, ओके, या अपन कहें वो कनेक्ट भी उससे ज्यादा करती है? तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज और राजस्थानी कल्चर को प्रमोट करती हूँ, पर जो एक मेन कोर कंटेंट होता है जो मेरी ऑडियंस सबसे ज्यादा देखना चाहती है वो है रिलेटेबल वाला और राजस्थानी कंटेंट। जो मेरी ऑडियंस चाहती है कि मैं बनाऊं वो मुझे उसमें देखना चाहते हैं, क्योंकि रिलेटेबल चीज ऐसी होती है कि अगर मैं अभी भी हैप्पी हूँ और मेरे सामने एक रिलेटेबल चीज आ जाएगी तो मैं उससे रिलेट करके साइड भी हो जाऊंगी, मुझे उसको देखना अच्छा लगता है। तो वैसा ही कंटेंट मैं अगर बनाती हूँ तो मेरी ऑडियंस उसको प्यार देती है। और जब मैं राजस्थानी पोशाक पहनकर एक्सप्रेशंस देकर डांस करती हूँ या वो प्यारा सा जो घूमर होता है वो मैं करती हूँ तो वो मेरी ऑडियंस को काफी पसंद आता है। तो कृष्णा हम बात करते हैं चैलेंजेस की। 18 की एज में आपने ऐसा तो नहीं है चैलेंजेस फेस ना करे हो, बहुत चैलेंजेस फेस किए होंगे यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि 3 लाख फॉलोअर्स तक पहुँचना एक ऐसी बात है कि अपन गए पहाड़ों को क्रॉस करके आना, तो वहाँ तक पहुँचने में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जैसे मैंने बताया था, स्टार्ट किया था तो फोन नहीं था, ह्यूमिलेशन फेस किया था। मेरे जो क्लास थी वहाँ पे मजाक उड़ाते थे आसपास के लोग, जो थे आसपास के लोग मतलब स्टूडेंट्स, जो अदर को स्टूडेंट्स थे वो सब ये दिन भर में क्या करती रहती है। और स्टूडियो में अगर एक नया बच्चा आता है जो इतना ज्यादा मतलब जिसने हमेशा से शादी वाला ही डांस किया है, स्कूल में परफॉर्म किया है, तो वो अगर हिप हॉप के अंदर पैर रखता है या फ्री स्टाइल के अंदर पैर, तो उसको थोड़ी डिफिकल्टीज होती है। तो वो चीज में भी काफी मैंने ह्यूमिलेशन फेस किया था उस टाइम। एक वो चैलेंजेस था कि वो सबको पार करके आगे जाना था, वो था। बाकी एक ये था कि बीच में अराउंड 5-6 मंथ पहले मेरा अकाउंट बहुत ज्यादा डाउन चला गया था। अराउंड 10,000 से ज्यादा बताया मैंने, 5,000 के आसपास फॉलोअर्स मेरे माइनस हो गए थे। हाँ, वो अकाउंट की रीच, मुझे ये तो था कि ऊपर नीचे तो चलता रहता है, वो तो अभी भी चल रहा है, तो लेकिन उस टाइम में बहुत ज्यादा डाउन चला गया था क्योंकि मेरे अकाउंट पे एक स्ट्राइक आ गई थी। ओके। तो वो भी ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ गलत पोस्ट कर दिया था। एक कंपनी है जिसका लेबल मैं नहीं करूंगी डिस्क्लोज, लेकिन एक कंपनी के सॉन्ग पे मैंने नॉर्मल एक वीडियो बनाया था डांस, और बहुत वेल नोन कंपनी है,
तो उनका कुछ टर्म्स खराब हुई होगी किसी के साथ, इंस्टाग्राम वगैरह के साथ, तो वो मेरे वीडियो पे स्ट्राइक आ गया था अच्छा। कि ये तो इन्होंने मेरा गाना यूज कर लिया ऐसा करके कुछ भी, तो उससे बहुत फर्क पड़ा था। बाकी एक ये हुआ था, एक और स्ट्राइक थी उससे थोड़ा सा पहले ही, एक और स्ट्राइक मेरे अकाउंट पे आ गई थी कि मेरा एक वीडियो था उस पर कोई एक हेट कमेंट करके, कुछ इतना भी वो नहीं था, बट मुझे थोड़ा वो, मेरा काफी अपसेट मूड उस टाइम पर था, तो मैंने उसको एक रिप्लाई दे दिया था, नॉर्मल सा एक रिप्लाई था। बस सामने वाला, इंस्टाग्राम की ये चीजें तो बहुत खराब है कि अगर क्रिएटर को उल्टे उल्टे कमेंट्स आ रहे, गालियां पड़ रही, तो कोई कुछ नहीं देखेगा। हाँ। अगर किसी ने रिप्लाई दिया तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये चीज भी मेरे साथ हुई, मेरा कमेंट को कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट बता दिया गया, तो वो भी मेरे अकाउंट की रीच बहुत बहुत डाउन हो गई थी। तो वो टाइम तो ऐसा था कि मेरा मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गया था कि ये तो मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे तो अकाउंट की रीच बहुत कम हो गई है, ये सब चीजें। हाँ, ऐसे चैलेंजेस बहुत भारी पड़ते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। हाँ, ये वाले और चैलेंज कारण यही इन चीज़ों को पूछने का, क्योंकि लोगों को लगता है कि इन्फ्लुएंसर की लाइफ में टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि उनकी, क्योंकि जो उनकी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो उनको लगता है काफ़ी चिल और सॉर्टेड लाइफ है, उनको रिलैक्सेशन बहुत है। हाँ, बस उनको लगता है कि कैमरा ऑन किया, जो भी करना है किया, काम खत्म, अपलोड किया, सिर्फ इतना। ये दो चीज की लाइफ नहीं होती, हम लोगों की लाइफ तो और भी हार्ड होती है। तो अब जैसे अपन बात करते हैं आपके सपोर्ट सिस्टम की, कि जैसे आप इस एज में यहाँ तक आए, बार बार आपकी एज बताने का रीज़न यही है ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। इस एज में करना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे इस एज में आपका सपोर्ट सिस्टम, तो आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट था आपको? मेरे पेरेंट्स का हमेशा से मेरे पास सपोर्ट है। ये चीज मेरे अच्छी हुई मेरी किस्मत में कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझा, और मेरी सक्सेस एक एक पॉइंट पे, एक एक स्टेप पे उनको बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने मुझे आगे मोटिवेट भी किया। जैसे मैंने बताया था, मैंने जिद करके मेरा फर्स्ट आईफोन लिया था 11, वो मेरी पूरी फैमिली का फर्स्ट आईफोन था, तो वो लेना उन्होंने दिलाया मेरी जिद पे। उन्होंने समझा कि हाँ, मुझे सच में कुछ करना है, क्योंकि एक स्पार्क जो होता है वो बहुत अच्छा सबको लगता दिखता होगा है। फैमिली को हाँ, कि वो फोन दिलाया और सब बात मानी, तो काफी सही करा। हाँ, मेरे पापा पूरा पूरा दिन मेरी रील्स देखते हैं, और एक ही रील को वो बार बार प्ले करते हैं। मेरी मम्मा मेरी स्टोरीज, मेरी रील्स देखते हैं, सबको बताते हैं। मेरे पापा तो सबको बताते हैं मेरे बारे में कि ये मेरी बेटी है, ये करती है, ये करती है, इतनी अच्छी है, ये करती है। इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे फॉलोअर्स होना एक बहुत बड़ी बात है, और सबसे ज्यादा वाइड ऑडियंस के साथ, कि इतनी ऑडियंस आपसे कनेक्ट करती है। क्योंकि लोग ये होता है, फॉलोअर्स किसी के होते हैं बट ऑडियंस नहीं होती। हाँ, सबसे फेक फॉलोअर्स बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। आपने थोड़ी कभी परचेज करे? नहीं, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मेरे पे assumptions लोग बना लेते हैं। उसका एक हाँ। रिप्लाई यही होता है कि अगर अकाउंट पे रीच है हम्म, तो अपने आप पता चल जाता है फेक फॉलोअर्स है या नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर फेक फॉलोअर्स है तो अकाउंट पे व्यूज होंगे ही नहीं, और आपकी वीडियोस तो आदमी देखने जाए तो लाखों में तो व्यूज वैसे ही रहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैंने भी फेक फॉलोअर्स खरीदे, तो उनको भी मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई नहीं, एक नंबर आप खरीद सकते हो, एक फॉलोवर आप खरीद सकते हो। आजकल तो व्यूज और लाइक्स में खरीदने लग गए लोग, हाँ। तो वो भी आप एक बार को खरीद सकते हो, लेकिन आप कमेंट्स और शेयर्स नहीं खरीद सकते हो। जो लोग जो रिपोस्ट होते हैं, आप वो नहीं खरीद सकते हो। बिल्कुल। और जो लोग आपको मैसेजेस करते हैं, आप वो एक बार किसी क्रिएटर का चेक करो, आपको पता चल जाएगा। जो प्यार आपको मिलता है, आप वो नहीं खरीद सकते हो। आप एक नंबर खरीद सकते हो, बॉट अकाउंट खरीद सकते हो, लेकिन किसी इंसान को नहीं खरीद सकते हो। बिल्कुल, इमेज नहीं खरीद सकते हो आप। इसलिए ये चीज़ पता चल जाती है देखने से। अगर आप किसी अकाउंट को देखते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में रियल ऑडियंस है हाँ, या क्या है। आपके यहाँ रियल और जेन्युइन ऑडियंस है जो आपसे कनेक्ट भी करती है। जो मुझसे कनेक्ट भी तो अब जैसे कि हम फिर से आते हैं आपकी एज पे, फिर से आते हैं। तो इस एज के अंदर लोग, जैसे हमने पहले भी कहा, स्कूल फिनिश करते हैं, अपनी लाइफ में डिस्कस करते हैं हमें आगे करना क्या है, पार्टी वगैरह और सारी चीज़ें। तो आप ये अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इस चीज़ को और अपने इस प्रोफेशन को, दोनों को, इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो आप इस एज में? जैसे पढ़ाई का तो मैंने आपको बताया ही था बिल्कुल। कि जैसे जैसे टाइम निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। बाकी पर्सनल लाइफ में ये करते हैं कि जिस दिन छूट रहता है, उस दिन जब मुझे लगता है कि अब करियर को सबसे ज्यादा टाइम देना है, तब मैं वो करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि अब मुझे सच में एक ब्रेक की नीड है, जब मेरे को एकदम घर पे रहना है, मुझे मेरे रूम में आराम करना है, या अब मुझे मेरे घर वालों को टाइम देना है, या कुछ चीजें मेरी पर्सनल है जो मुझे अब सच में इनको टाइम देना चाहिए, वरना मैं इन सब को खो दूंगी। बिल्कुल। तो वो चीज मुझे तब भी टाइम देनी पड़ती है, और वही 2-3 दिन होते हैं जो फिर मैं अनएक्टिव रहती हूँ, इनएक्टिव रहती हूँ। क्योंकि ज़रूरी है फैमिली को भी, क्योंकि फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, तो अपनी इंस्टा भी फैमिली है। हाँ, नॉट एवरीथिंग इज
Instagram or not everything is family. तो जैसे कि काफ़ी सारे यंग क्रिएटर्स हैं जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके माइंड में क्या होता है? फेम, कि फेम है इसमें या पैसा बहुत है, लाइफ अच्छी है। तो जैसे कि आपकी भी ऑडियंस की हम बात करते हैं तो फीमेल सबसे ज़्यादा आपसे कनेक्ट होती होगी, क्योंकि आपके जो कुछ कंटेंट्स होते हैं वो फीमेल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फीमेल्स का भी होगा और मेल्स का भी होगा, तो आप उन दोनों को क्या कहना चाहोगे कि वो पैसा देख कर आए, फेम देख कर आए, या क्या चीज़ है जो आप में होनी चाहिए तो वो चीज़ लेके आए आप? ओके, सो जब मैंने पैर रखा था इस जगह पर तो मैंने फेम के लिए रखा था, पैसा मैंने नहीं देखा था। और ये सोचकर आप भी मत आओ कि आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हो, क्योंकि जरूरत नहीं आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। हर दूसरे घर में एक क्रिएटर है, हर दूसरे घर में एक यूट्यूबर है। आजकल तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप पैसे का तो सोचो ही मत। पैसे अपने आप आपकी पोटेंशियल देखकर, आपकी रीच देखकर, आपका कंटेंट देखकर ब्रांड सामने से आएगा। तो पैसा देखकर आप मत आओ, पैसा अपने आप आता है जब आप इतना डेडिकेटेड हो और आप इतने अच्छे से वीडियोस बना रहे हो ताकि सबको वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप यही वो लेकर आओ कि हाँ, मुझे अच्छा फ्रेम बनाना है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना के रखनी है। लोग क्या सोचते हैं जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, वो फेम तो देखते हैं, पैसा भी देखते हैं, बट उनमें एक चीज नहीं होती, क्योंकि वो क्या करते हैं जैसे वो आए वो तो हमें फेम चाहिए ही चाहिए, वो कुछ भी कंटेंट डालना शुरू कर देते हैं। कई बार होता है कुछ वल्गर कंटेंट्स भी उठ जाते हैं तो उनको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, और कई बार होता है वो कितना ही अच्छा डाल दे, कितना ही बुरा डाल दे, उनको सक्सेस मिलती ही नहीं है। तो उस चीज पे क्या कहोगे आप? उस चीज पे मैं यही कहूंगी कि देखो, अपने किस्मत में भी बहुत बड़ा रोल होता है ये सब चीजों का, और बाकी हमको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, मेरे 1.5 साल में 10,000 फॉलोवर्स थे। नेक्स्ट 1.5 साल जो भी था वो मेरे पेशेंस और मेरे कंसिस्टेंसी में था, लेकिन जो फर्स्ट 1.5 साल था, 1 साल था, वो मेरा पेशेंस का था, मेरे वर्क करने का था, मेरा टेस्ट था वो, कि मैं भी चाहती तो कुछ भी अपलोड कर सकती थी, जो वल्गर चीजें अपलोड कर देते हैं अटेंशन के लिए, मैं भी वो सब कर सकती थी। लेकिन वो पेशेंस रख के मैंने भी काम किया था कि नहीं, अपन को करना है तो सीधे रास्ते से चलेंगे अपन। तो अब जैसे ये तो रही अपने उनकी जो फेम है वगैरह देख के आते हैं, या फिर जो जेन्युइनली आना भी चाहते हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नर्वसनेस बहुत होती है कि हम कैसे करेंगे, क्या होगा, सेफ होगा या नहीं होगा, या शाइनेस होती है कैमरे के आगे, तो उस चीज पे आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। शाय का है, कैमरा वगैरह, आपको खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। अगर आप खुद पे इतना ट्रस्ट है आपको, तो पीछे वाला, आगे वाला, आसपास वाले जो भी बोल दे कि ये तुझसे नहीं होगा, तुझसे, अगर आप उसको सामने से बोल दो कि मैं ये कर सकती हूँ, तो आप ये कर लोगे। आपको बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कंटेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर आपको सच में ग्रो करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो चीजें होती है जो ग्रोथ में बहुत मैटर करती है, आपको वो चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे टाइमिंग्स हो गए, कंटेंट को किस हिसाब से डिजाइन करना है, कैसे शूट करना है, कब पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, सारी चीजें में अपन को कंसिस्टेंसी और पेशेंस और एक अच्छा कंटेंट लेकर ही कुछ करना हो तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज तो हर चीज चल ही रही है आज के टाइम पे, वरना हाँ, हर चीज तो फिर चल नहीं रही है, क्योंकि चलने वाली की तो अपन बात ही नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे कंटेंट्स चल रहे हैं जो शायद अपन फैमिली के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते, वो भी इंस्टाग्राम पर। इवन आजकल तो ऐसी कुछ ऐसी फैमिलीज हो गई है जो ऐसे कंटेंट बना रही है केवल फेम के लिए। फेम के लिए आजकल देखा जाए तो आपने भी देखा, हम तो देखते ही हैं, हमारे पास वैसे फॉलोअर्स हैं, हम तो वैसे ही देखते रहते हैं। हाँ, कि एक उम्र के लोग भी इस चीज को ऐसी ऐसी मजाक बना दिया है कि कुछ भी बना रहे हैं। लोगों ने बहुत नॉर्मलाइज कर दिया ये सब चीजों को, जिनको नहीं करना चाहिए। तो उसी वजह से ये सब इफेक्ट हो रहा है। आसपास वाले भी सब लोग यही सीख सीख के ये सब चीजें कर रहे हैं, नॉर्मलाइज हो रहा है ये सब चीजें। अब हम बात करते हैं, आपने इतनी एज में इतना कुछ तो अचीव कर ही लिया, 3 लाख फॉलोअर्स तक आप पहुंच चुकी हैं, इतनी अच्छी ऑडियंस को आपने ग्रैब कर रखा है, इतनी ऑडियंस का प्यार है आपके साथ। अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ तक देखना चाहती हैं? तो सबसे पहले तो अभी तक जो मैंने अचीव किया है उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ, बट जितना मेरा गोल है, जो मैंने सोचा हुआ है, उसका 2nd 3rd स्टेप है ये। सिर्फ 10 स्टेप में से अगर हम देखें तो उसका सिर्फ 2nd 3rd स्टेप पे मैं अभी हूँ। तो मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बड़े पर्दे पे जाना है, जैसे वेब सीरीज, मूवीज, टीवी सीरियल्स, मुझे उस लेवल तक जाना है और मुझे वो लेवल का फेम चाहिए। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं यही चाहती हूँ कि मैं बॉलीवुड में एंटर करूँ
और मतलब ऐसा ही कुछ करूँ, अगर बॉलीवुड भी नहीं देखे तो ऐसा कि मैं एकदम वेल नोन एक आइडेंटिटी अपनी बनाऊं, बनाओ। चाहे मैं इंस्टाग्राम पे रह के ही बनाऊं, लेकिन एक वेल नोन आइडेंटिटी मेरी हो जाए कि सब लोग मुझे जाने, और मैं एक इंडिपेंडेंट बन जाऊं लड़की, जहाँ पे मुझे सोचना नहीं पड़े कोई भी चीज लेने से पहले, या फिर कोई भी चीज अपने फैमिली के लिए बड़े लेवल पे करने के लिए। और वही जो नॉर्मल चीजें, एक बेसिक ह्यूमन नीड होती है, घर, बंगला, गाड़ी, तो उतना एक बेसिक ह्यूमन नीड मैं पूरा कर लूँ। इस चीज के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत ही बेस्ट विशेष है Thank कि you. बहुत जल्दी अचीव करें आप, और जितना भी लगता है आप कर भी लेंगे। थैंक यू। इस एज में आपने इतना कुछ कर लिया है तो आगे बढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको। कृष्णा, जैसे हम बात करते हैं, आपकी एज तो हो गई 18, आपने इस 18 की एज में 3 साल तो आपने अपने करियर में लगा दिया, आपने इंस्टाग्राम में बढ़ाने में लगा दिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, इस एज में लोग अपने टीनेज एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो लेते हैं, तो आप वो मिस करते हैं? कुछ कुछ ऐसा टाइम होता है जब बहुत ज्यादा मैं मिस करती हूँ, और कोई टाइम ऐसा भी होता है मैं प्राउड होती हूँ कि मैं ये सब नहीं करके ये सब कर रही हूँ, मैं अपना आगे का रास्ता इजी कर रही हूँ, तो वो मुझे कभी कभी प्राउड भी लगता है। और कभी कभी जो दिन बुरे होते हैं महीनों के, वो मुझे उस टाइम पे ये सब फील होता है कि मैं तो अपनी लाइफ मिस कर रही हूँ। लाइफ मिस कर रहे हो? जैसे अभी मैं स्कूल रेगुलर नहीं जा रही हूँ, तो मैं घर से प्राइवेट कर इस एज में तो बच्चे स्कूल हाँ। जाते हैं, पार्टी जाना, दोस्तों के साथ घूमना, बंक करना, bunk दोस्तों के साथ घूमना, वो सब चीजें, तो मुझे कभी कभी फील होता है कि ये सब मैंने काफी मिस कर दिया, स्कूल लाइफ को मैंने मिस किया है। होता है। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि इस एज के अंदर आपने बहुत कुछ ऐसा कर लिया कि आगे की लाइफ आपको थोड़ी इजीली आप और कुछ कर सकते हो, क्योंकि इस एज तक भी बच्चे का मजे लेते हैं, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, तो एक उम्र भी होती है, अपन कहते हैं एक एज होती है, फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं। हाँ। उसको आपने क्लियर कर दिया है कि अपना फैमिली प्रेशर में, क्योंकि फैमिली को भी पता है कि आपका वे एकदम क्लियर है, आपको कहाँ जाना है। हाँ। बात करते हैं डिजिटल एज में बड़े होने का एक्सपीरियंस, क्योंकि जो ये एज है आपकी, इसमें डिजिटली कनेक्ट रहना पड़ता है सबसे, 24/7 आपको कनेक्ट रहना पड़ता है, मेंटल इश्यूज भी होते हैं, रिलेशनशिप्स भी होते हैं खुद के, वो सारी चीजें आप कैसे उसको कनेक्ट रख पाते हो आप? डिजिटल वर्ल्ड में जितना फायदा है बड़े होने का, मतलब जितना फायदा है अच्छी चीजों का, उतना ही बुरा भी है। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में कितनी चीजें नॉर्मलाइज हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर भी काफी सारी चीजें हो रही है, और काफी चीजें अच्छी हो रही है, काफी चीजें बुरी भी हो। जितना कंटेंट हम लोग कंज्यूम करते हैं उतना ही इफेक्ट करता है कि हमारी सोच कैसी बन रही है, हम लोग कैसा आगे सोचने वाले, कैसा हम बन रहे हैं, वो चीजों पे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत सोच समझ के ये चीजें रखनी पड़ती है कि ये सब चीजों को हमको अपने लिए नॉर्मलाइज करना है या नहीं करना है। तो अब जैसे हम बात करते हैं, जब आप कैमरे पे नहीं होती हैं, यानी कि बिहाइंड द कैमरा, आप अपने दिन को कैसे पूरा करते हो, मतलब क्या एक्टिविटीज करते हो आप? ओके, सो बिहाइंड द कैमरा अगर हम देखें तो मैं फोन पे रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये देखने के लिए कि मुझे आगे क्या बनाना है, मैं अपने ऑडियंस को अभी क्या सर्व कर रही हूँ, उस पर मेरे को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मेरी ऑडियंस को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वही चीज मैं देखती हूँ। और मैं अपनी जो सेव वाला सेक्शन होता है उसी को दिन भर स्क्रॉल करती रहती हूँ, क्योंकि वहां मैंने सब कुछ सेव किया हुआ होता है कि अब मुझे आगे क्या बनाना है, तो वही सब मैं एक्सप्लोर करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं फोन पे होती हूँ, ताकि मैं अपने फैमिली के साथ होती हूँ और थोड़ा बहुत टाइम पास करती हूँ। तो अब जैसे हम बात करते हैं, ये सारी आपकी लाइफ के बारे में हो गई, आपकी जर्नी भी हुई। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो क्रिएटर की लाइफ में, अपन कहते हैं ऐसा मोमेंट होता है जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, नेगेटिव कमेंट्स। क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स लोग ऐसे ऐसे करते हैं कि अपन, कई बार इंसान टूट जाता है, कई बार सोचता है भाई हमने ऐसा क्या कर दिया, तो वो भी आपको आते तो होंगे, 100% है। हाँ। उनको कैसे डील करते हैं और उनको कहना क्या चाहोगे? सबसे पहली बात तो यही है कि मैंने आने से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो जैसा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा वैसे ही आपको हेट भी मिलेगी। हेट भी मिलेगी। कोई लोग आपको पसंद करेंगे, कोई लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर बहुत ऑब्जेक्टिफिकेशन भी लगाएंगे, ये ऐसी है ये वैसी। तो ये चीज मैं हमेशा से एक्सेप्टेंस में ही चल रही हूँ कि मुझे ये चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तो कृष्णा, जैसे कि अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, और जैसे भी आपको लेटेस्ट मिस रमनी 2024 अवार्ड भी मिला है। तो ये एक कल्चरल शो था जहाँ पे आप अपने राजस्थान का आउटफिट पहनते हो, जो पोशाक है राजपूतों का आउटफिट है, तो इसको पहन करके आप वहां पर ये चेक करते हैं कि आपने इसको कैसे वेयर किया है, जो एलिगेंस होती है वो आपने कैसे कैरी की है। वहां पे रैम्प वॉक्स होते हैं, तो रैम्प वॉक आपने कैसे किया है, आपने जो लुक कैरी किया है वो प्रॉपर है या नहीं है, जो ज्वेलरी कैरी की है वो कैसी है, तो वो पूरा एक लुक के बेस पे, एक रैम्प वॉक के बेस पे आपको अवार्ड मिलता है। तो वो अवार्ड मैंने वैसे जीता था। और इसके अलावा और कोई अवार्ड्स वगैरह मिले हैं आपको भी? जो इवेंट में एज ए गेस्ट हुए थे, तो वो सारे मुझे काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं ऑलरेडी।
कितने सारे ही इवेंट्स मैंने किए हैं एज ए गेस्ट। और मिस उर्वशी 2023 एक ब्यूटी पेजेंट था, वहां पे मैंने टॉप 5 पोजीशन लिया था पूरी इंडिया। इस स्टेज में ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मिस उर्वशी 2023 में पार्टिसिपेट करके टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में आप गए। हाँ, वो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आगे और भी जाएंगे आप। तो अब जैसे कि अपन ने बात करी रमणी में, आपने बताया राजपूती पोशाक हाँ। आपने वेयर करी। सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी आपके लिए होती है या जो आपको क्या बोलते हैं फ्रेम किया जाता है, वो एक राजपूती पोशाक को लेके किया जाता है। Yes. क्योंकि आपके जितने कमेंट्स अगर पढ़े जाएं तो राजपूती पोशाक को लेके आपको काफी सारी नेगेटिविटी मिलती है, बहुत सारा बोला जाता है कि तू राजपूत नहीं है। अब सॉरी बट ये कमेंट्स बता रहा हूँ मैं, इस तरह से आते हैं कि तू राजपूती नहीं है, तुम कैसे वियर करते हो, तुम्हें हमारा क्या बोलते हैं पहनावा नहीं पता, तुम क्यों करते हो, काफी सारे एलिगेशंस भी लगे हैं आप पे। उस पर आप क्या कहोगे? उस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग मुझे टारगेट करते हो, ठीक है, आप लोगों का कॉस्ट्यूम है, लेकिन मैंने अगर कभी वेयर किया है तो ऐसा कभी नहीं है कि मैंने उसको वल्गर तरीके से वेयर किया है, ड्रेपिंग मैंने गलत की है, कोई गलत सॉन्ग पे वीडियो बना लिया या कोई गलत एक्शन किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। स्टिल जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अपने कल्चर को प्रमोट करके वीडियो, वो चीज मेरी ऑडियंस को अगर पसंद ज्यादा आती है तो वो चीज तो मुझे वेट भी मिलती है। बिल्कुल, जो लोग मुझे पसंद करते हैं उन्हीं से अपोजिट लोग मुझे आके हेट देते हैं, जैसे कि आपने बोला कि तू राजपूत नहीं है तो सिर्फ तू क्यों पहनती है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। हाँ बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ आपके कमेंट्स में ये चीज मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी है। हाँ, तो ये चीज तो मुझे हेट बहुत मिलती है कि तुम क्यों पहनती हो, तुम ऐसा क्यों करती हो। तो मैं ज्यादा किसी को रिप्लाई नहीं देती, बट ये कि जो मेरे आसपास में नॉन्स है या जो मेरे आसपास में नॉन राजपूत है, जो भी है, मैं उनसे एक बार मैंने बात की थी सबसे कि मैं अगर ये चीज करूँ तो उसमें गलत क्या है। हाँ, कि अगर मैं कुछ गलत करूँ तो आप मुझे रोको, आप मुझे बताओ कि ये ड्रेस तुम मत पहनो या हमारा इसमें कॉपीराइट है, ये कोई पहन नहीं सकता है। बिल्कुल। ऐसा कुछ है तो आप मुझे वो बताओ ना कि मैं वो चीज करूँ ही नहीं, मेरी ऑडियंस को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आज के बाद ये मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, इस पे कॉपीराइट है, ये ड्रेस मुझ पे अच्छी नहीं लग रही, ये क्या चीजें जो भी इस है। चीज को लेके आपको थ्रेट्स वगैरह भी कभी आई है? हाँ, मुझे मैसेजेस में आते हैं कभी कभी कि अगर आपने ये दोबारा किया तो ऐसा हम कर देंगे, आपकी आईडी बंद करवा देंगे, आपकी रिपोर्ट्स करा देंगे। जो आपका कंटेंट है उस वो भी ऐसे नहीं होता जिसमें अपन कुछ कहेंगे वो वल्गैरिटी है। राजपूत पोशाक पहन रहे हो आप, एक राजस्थान के अपन कहते हैं राजपूती पोशाक धरोहर है, हाँ, उसको आप पहन करके आप एक अच्छे सॉन्ग पर एक ऐसी चीज आप कर रहे हो जो ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत लोग कर चुके हैं, अप्रिशिएट भी किया गया है। हाँ। तो इसके अंदर मैं कहूँगा आपके कंटेंट्स में कुछ ऐसा नहीं है, बस मैं कहता हूँ आपको फ्रेम करने की कोशिश है अगर ऐसा है तो। हाँ, क्योंकि कमेंट्स ज्यादा आपके इसी पे आते हैं, जो कंटेंट होता है राजपूती पोशाक पे होते हैं, और जो आपके लुक्स है आपके ऑडियंस को बहुत ज्यादा ही पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें जो आपका लुक होता है वो एक्चुअल में प्रॉपर राजपूती लगता है। हाँ, हमने जैसे कमेंट्स भी देखे थे तो आपको बताऊंगा कि कुछ कमेंट्स हमने देखे थे, जिसमें आपको कमेंट्स बताता हूँ जिसके अंदर आपकी राजपूती पोशाक से रिलेटेड आपको कमेंट किया गया है। तो जैसे किसी का आया था, यू आर नॉट राजपूत सो यू डोंट वियर पोशाक, ये लेटेस्ट कमेंट ही है जिसपे आपने रिप्लाई भी दिया है, और वो पढ़ के मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगा वो कमेंट आप खुद ही बताएं कि आपने उस पर रिप्लाई क्या दिया। ओके, तो यही कमेंट जो सर ने बताया यही आया था कि जैसे हमेशा आता है कि तू राजपूत नहीं तो ये क्यों पहनती है, ऐसे करके आते हैं। तो मैंने उनको सिंपल इतना पूछा कि अगर ये ड्रेस पे आप पे कॉपीराइट है, ये आप लोग पहनते हो, तो आप लोग साड़ी नहीं पहनते हो, आप लोग सूट नहीं पहनते हो, आप लोग जीन्स टॉप नहीं वेयर करते हो, या ऐसी कौन सी कॉस्ट्यूम है जो आप नहीं पहन रहे हो? अगर आप वो सब पहन रहे हो तो हम लोग तो नहीं लगा रहे हैं कोई कॉपीराइट, हम लोग तो नहीं करते हैं कि आप सब ने ये क्यों पहना। साड़ी पहनते हो ना आप लोग भी तो जींस टॉप वेयर करते हो, नहीं तो आप भी और 24/7 घूमो पोशाक में, हाँ, आप लोग भी शेरवानी पहनकर घूमो, आप लोग क्यों शर्ट पहनकर घूम रहे हो? नहीं, मेन पॉइंट ये आता है ना, क्योंकि आपका कंटेंट ऐसा है ही नहीं कि किसी को ऑब्जेक्शन हो। बकायदा अगर मैं कुछ गलत चीज कर रही हूँ, अगर आपको कहीं गलत लग रहा है तो आप मुझे वहां पर गाइड करो कि ये चीज ऐसे नहीं तो आप ऐसे करो, लेकिन आप मुझे वहां पर हेट मत दो कि ये तुमने किया ही क्यों है। सबसे बड़ी बात ये है कि ऑडियंस को पसंद वो ही आ रहा है, पसंद नहीं हो ऑडियंस रहा के लिए आपका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। उसके अंदर कमेंट्स में तो कहूंगा जो भी देख रहा है वो जाके कमेंट्स ऑटोमेटिक पढ़ ले, कि लोगों के कमेंट्स ही आता है कि आप बहुत अच्छे लगते हो राजपूती ड्रेसेस में, और आप ज्यादातर उसकी वीडियोस बनाया करो, उसमें डालो, आप बताओ, ये चीजें चलती रहती है आपके। बस ये देखो फ्रेम पॉइंट हो गया कि आपको फ्रेम करके बस डाउन करना है। इवन मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं कल्चर को आगे लेकर जाऊँ। मैंने जो मिस उर्वशी शो किया था वहां पे टैलेंट राउंड होता है, तो वहां पे ये नहीं था सारे लोग जयपुर से राजस्थान से थे, सब अलग अलग स्टेट से थे। तो टैलेंट राउंड में ये था, लड़कियों ने अपना स्टेट का डांस किया था,
तो मैंने भी यही चूज किया कि मैं अपने राजस्थान में घूमर करूंगी ना वहां जाकर, वरना मैं भी चूज कर सकती, मैं कालियो खुद पढ़ो कर लेती, मुझे क्या दोस्त था। बिल्कुल। पर मैंने प्रॉपर वो लुक लिया और मैंने वहां पर सबको बताया कि ये हमारा ऐसा राजस्थानी सॉन्ग है, ये हमारा आउटफिट है। जो वहाँ पे जूरी मेंबर्स थे उनको बहुत पसंद आया था मेरा आउटफिट, मैंने एकदम प्रॉपर लुक लिया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था वहां पर कि ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपने क्या पहना है, ये जो सॉन्ग था। उन्होंने कहा कि हम लोग अदर स्टेट से, हम तो सॉन्ग इतना नहीं समझ में आया, तो आप मुझे एक ब्रीफ भी दो। मैंने उनको ब्रीफ तक दिया कि ये सॉन्ग है, उसका ये मतलब निकल रहा है। तो मैंने अगर इतना आगे प्रमोट किया तो मुझे एप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए। आप लोग तो मुझे हेट कर रहे हो, मुझे उस वीडियो पे भी वेट आया था। इसका जवाब तो भी लेटेस्ट में आपको जो अवार्ड मिला उससे मिल गया ना। जो भी आपके हेटर्स थे उनको सबसे बड़ा जवाब जो उनके पास आया है, हाँ। वो आया मिस रमनी 2024, जो आपको टाइटल मिला वो पोशाक भी मिला, वो पोशाक की वजह से मिला, जिसको आपने प्रमोट किया। हाँ। कभी ऐसा मोमेंट आया है जहाँ आप अपना आप पूरी तरह से टूटे हो, या आपको लगा हो कि नहीं अब बस बहुत हो गया, मुझे छोड़ देना चाहिए, या छोड़ देने का, गिव अप का तो मैंने आज तक कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैंने पैर रखा है आगे बहुत आगे जा पाऊँ। अभी तो मैं सिर्फ 2-3 स्टेप तक पहुंची, अभी तो मैं छोड़ नहीं सकती। पर वो जो मैंने आपको बताया था, मेरा रीच बहुत डाउन हो गया था, 2 स्ट्राइक मेरे अकाउंट पे आ गई थी, तो वो चीज बहुत डिफिकल्ट थी मेरे लिए। वो बहुत डिफिकल्ट टाइम निकला था मेरा कि अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आगे क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कंसल्ट किया था कि एक काम करो। सबसे पहले तो हमने जब सबको बताया, मैंने जब मेरे फ्रेंड से बताया, घर पर बताया, तो यही पेशेंस रखो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे करने से। बट फिर उन्होंने मुझे ऐसे कहा था कि एक वीडियो आप बना के डालो ताकि जो आपकी कोर ऑडियंस है वो आपको कनेक्ट कर पाए, क्योंकि रीच जब डाउन हो जाती है तो एक ही तरीका होता है कि आपकी ऑडियंस आपको बहुत ज्यादा रीच आउट करे, कमेंट्स करे, लाइक करे, आपकी वीडियोस को स्टोरीज पे लगाए। तो मैंने एक 3 से 4 मिनट का वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाला था कि ये स्ट्राइक मेरे पे आई है, ये मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे आपके लोगों की सपोर्ट की नीड है। और वो वीडियो पे बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला था और 1 महीने के अंदर मेरे अपनी आईडी मैंने रिकवर कर ली थी। ऑडियंस का प्यार था ये, मैं कहूँगा ऑडियंस का प्यार था कि उन्होंने उनको लगा था कि भाई हमें कहीं कृष्णा को खोना दे, इसलिए उन्होंने वो सपोर्ट दिया। हाँ, और इसके पीछे जो आइडिया मेरे फ्रेंड का था उसको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच, ये आइडिया मुझे दिया था। हम बात करते हैं रील वर्सेस रियल की। कृष्णा जैसी रील में है वैसे अपनी रियल लाइफ में भी है? रियल लाइफ में हाँ, मतलब 80% मैं वही हूँ जो मैं रील्स में हूँ, लेकिन लोगों के assumptions ये है कि ईगो बहुत है या फिर एटीट्यूड बहुत है या फिर ऐसी है जो भी होता है। लेकिन मैं जो assumptions है वैसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो स्टोरीज पे मैं दिखाती हूँ सेम टोन में आकर मैं बात करती हूँ, बहुत प्यार से मैं कनेक्ट रहती हूँ अपनी ऑडियंस से। तो जिन्हें पता है उन्हें तो पता है कि मैं ऐसी ही हूँ, पर assumptions जो लोग बनाते हैं मैं वैसी नहीं हूँ। आप जैसे हम बात करते हैं, आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट भी करते हो कि जैसे मैसेजेस वगैरह करके उनको, बस क्योंकि हर एक ऑडियंस को इन्फ्लुएंसर से, एक पर्सनैलिटी से बात करने का मन होता है कि हम बात करें उनके बारे में जाने, तो टेक्स्ट वगैरह करते होंगे आपको, तो आप उनको रिप्लाई वगैरह देते हो? तो जब मैं रिक्वेस्ट वगैरह चेक करती हूँ तो कोई मैसेजेस होते, कोई जो इंसान होता है अगर वो जेन्युइनली मुझे सच में अप्रिशिएट करता है, मैं काफी टाइम मैसेजेस पढ़ करती हूँ तो लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते हैं कि हम आपका, हाँ नहीं मैं पढ़ती हूँ कि आप ना इतना अच्छा कंटेंट बनाते हो, आपको बहुत पसंद आता है, आप ये वीडियोस बनाया करो, आप ये मत बनाया करो, या आप इसको ऐसे किया करो, ये सब चीजें जो आती है वो मैं सच में मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उनको थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन। ऐसे करके कनेक्ट रहना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई एफर्ट लगा के आपके लिए वो पैराग्राफ लिख रहा है, आपको रेगुलर वॉच कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, तो उनको उतना रिस्पेक्ट वापस देना बनता भी है। बट सबको नहीं दे सकती, बट जितना पॉसिबल होता है मैं देती हूँ। और जो वो बात करने वाली चीज थी, अगर कोई मेरे बारे में जानना चाहता है तो कभी हम Q&A सेशंस करते हैं, उसमें जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इनका मुझे सच में जवाब देना है तो वो मैं उन सबको क्लियर कर देती हूँ कि ये चीज आप लोग मुझसे जानना चाहते हो, तो ये इन चीजों का आंसर है। तो जैसे कि अब एक चीज़ जानेंगे, सबसे पहले आपके ऑडियंस से हमने आपसे पूछा कि आपसे बात करना चाहती है, ऑडियंस मिलना भी चाहती है, कभी आपने मीटअप्स वगैरह करे? हाँ, मैंने जब मेरा 100K हुआ था तो मैंने एक मीटअप अरेंज किया था जो कि टाइटन मॉल में हुआ था। क्या रिस्पॉन्स था उसका? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। अराउंड 400 पीपल वहाँ पे गैदर्ड हुए थे, जिसमें से काफी लोग जो वहाँ पे ऑलरेडी थे वो देखने आए थे, लेकिन मेरे फॉलोअर्स भी वहाँ पे काफी सारे थे। कुछ चेहरे तो होते जैसे कोई आदमी अगर रेगुलर कमेंट करता है तो हमारे सामने उनका आईडी और वो एक दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये तो वही इंसान है। ऐसे भी काफी सारे मेरे फॉलोअर्स आते हैं, काफी दूर दूर से भी आए थे।
तो अब कभी मीटअप करने का विचार है आपका दोबारा, क्योंकि अब तो 300 की हो गए हैं, आपकी ऑडियंस भी आपसे मीट करना चाहेगी कि कृष्णा को उन्होंने 100K पे देखा था, अब कृष्णा 300K पे है, हाँ तो अब कृष्णा फिर से मीटअप करेगी? करेगी, लेकिन 500K पर। एक बार 500K बहुत पर। अच्छा जो, तो हाँ guys, जल्दी से जल्दी 500K कराओ ताकि मीटअप करें, हम भी उस मीटअप पे आएंगे। क्योंकि 100K पे जो किया था वो मैंने हमेशा से जो मैं अकेले संभालू वो मैंने अकेले किया, सारी चीजें हैंडल मैंने खुद से ही की थी, बहुत भागदौड़ हो गई थी, बहुत हेडेक वाला काम था वो। तो अब जब 500K पे करेंगे तो एक अच्छे लेवल पे करेंगे जहाँ सब आ सके, सब मुझसे मिल सके और एक अच्छे लेवल पे करेंगे, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम और 500K तक का इंतजार हम इसलिए किया ताकि तब तक मैं भी थोड़ा सेटल हो बन है जाऊं। ये भी एक क्या? 100K के बाद सीधे 500K, देन फिर मिलियन पे, हाँ। फिर धीरे धीरे से 1 मिलियन से 2 मिलियन, फिर धीरे धीरे बार बार बढ़ाते रहेंगे। एक तब तक मैं सेटल हो जाऊं ताकि मैं हर चीज अच्छे से कर पाऊं। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ के बारे में। इन्फ्लुएंसर को देखकर लोगों को क्या लगता है, एक नोशन फिट होता है कि ये एक इन्फ्लुएंसर है तो ये अवेलेबल है। हाँ अब जैसे मैं ऑन क्लियर ही कहता हूँ, आपको मैसेज भी आते होंगे कि आर यू अवेलेबल फॉर अ नाइट? कभी हुआ है आपके साथ ऐसा, कभी ऐसे मैसेजेस वगैरह और लोगों ने कहा है आपको कभी? हाँ मेरे पास डीएम्स आते हैं कभी कभी। लोगों को लगता है कि अगर एक फीमेल या कोई भी एक पर्सनालिटी अगर ऑनलाइन आपके सर्व कर रही है, आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो हम सबके लिए अवेलेबल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आपका डीएम पूरी दुनिया को नहीं दिख रहा हो, लेकिन सामने वाले इंसान को तो पता चल रहा है आप क्या आइडेंटिटी हो, बिल्कुल। आप कैसे सोचते हो, आप सामने वाले को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो कि आप उससे ये पूछ रहे हो। ये तो बहुत गलत चीज है। कमेंट्स में तो बहुत आती है, पर्सनल मैसेजेस में कितनी बार आपके साथ हुआ है? मोस्टली तो पर्सनल मैसेजेस में ही मेरे साथ है, क्योंकि इंस्टाग्राम खुद भी तो हाइड कर देता है ना, तो हिडन कमेंट्स तो वो चले जाते हैं। बट मोस्टली डीएम में मैंने सबसे ज्यादा ये फेस किया है, इतना ज्यादा नहीं किया लेकिन 4-5 बार ये हुआ है मेरे साथ। तो बाकी फैंस तो मिलते ही होंगे आपको? हाँ कहीं पे भी मैं अगर जाती तो 1 से 2 से 3 लोग तो जैसे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब कृष्णा से हम भी फर्स्ट टाइम मिले थे तो हमारे सामने इनको फैन भी मिले थे। उन्होंने आके इनको अप्रिशिएट भी किया था और उन्होंने हमने आपको पहचाना। हाँ। आप कृष्णा वीडियोस बनाते हो। हाँ हाँ लोकल सिटी में तो जहाँ आप रहते हैं वहां तो आपको मिलते रहते हैं आसपास में। हाँ बाकी आप बाहर भी ट्रेवल करते हैं? बाहर हाँ बहुत ज्यादा मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कभी करती हूँ तो मुझे वहां पे भी लोग मिलते हैं। मिलते हैं। मैं मुंबई गई थी एक शूट के लिए मेरे लिए, तो मैं बीच पे खड़ी थी और मुझे वहां पे भी मेरे कोई फैन मिले थे, तो हम आपकी वीडियो देखते तो मुझे बहुत उससे खुशी हुई थी कि मैं इतनी दूर से मुंबई आई हूँ और मैं अपना शूट करूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे भी लोग वही मिल रहे हैं जो मुझे जानते हैं। आपकी ऑडियंस में सबसे ज्यादा अपन बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है, मेल या फीमेल्स? हाँ 60 से 65% मेल है। 60-65% मेल है। हाँ ये होता भी है, हाँ। फीमेल्स की प्रोफाइल पे सबसे ज्यादा मेल ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ लोगों को लगता है इन्फ्लुएंसर पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो, जैसे मैंने आपसे भी पिछला क्वेश्चन भी किया फॉर अ वन नाइट स्टैंड, हाँ। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? अगर ये सेम क्वेश्चन आपकी फैमिली से कोई पूछेगा तो आपका क्या जवाब रहेगा? ये मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, अगर आपके सामने ये कोई ये पूछेगा, हम लोग तो चलो फैमिली तक आने भी नहीं देते, हम लोग तो देख करके छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपके फैमिली के सामने आपसे कोई ये सब पूछे तो आप उसको क्या जवाब, आप उनको भेज दोगे या आप सामने से उनको बोलोगे कि आप किसी को, आप मुझे सामने से आके बोल सकते हो क्या, आप मेरे सामने खड़े होके कि आप मेरे साथ चल रहे हो क्या? तो अगर आप बोल सकते हो आप मेरे सामने आओ। नहीं, ऐसे बेशरम बहुत है, ऐसे बेशरम है इस दुनिया में। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप एक लड़की को उतने रिस्पेक्ट दो कि आप ये सब उससे ना पूछो, और ये सब चीजों के लिए बाहर बहुत लोग अवेलेबल है, पैसों के लिए आप वहां जाओ, आप किसी मैं तो एक चीज कहूंगा, अभी लेटेस्ट एक वीडियो गई थी, अभी आपको ध्यान हो, मेडिकल कॉलेज पे, उस पे एक वुमेन ने रेड लाइट दी सी थी, मैं पूरी डिटेल शेयर नहीं करूंगा उसकी, उन्होंने ये चीज कही थी कि आप क्यों जाते हो वहाँ, वो अवेलेबल है ना इस चीज के लिए। वो यही था कि वो यही कह रहे हैं कि आप किसी दूसरी लड़की को क्यों देख रहे हो, अगर आपको ये चीज चाहिए तो यहाँ के लिए तो हम लोग बैठे हैं ना, फिर क्यों आप दूसरे को टारगेट कर रहे हो? बस किसी को आपको एक क्या बोलते हैं परेशान करना है, दर्द में देखना, बस वही सुकून उन लोगों को अच्छा लगता है, उनकी लाइफ में वही सुकून है। हाँ, एक बार को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को इनसिक्योरिटी फिर कहीं ना कहीं हो जाती है। एक्चुअली में क्या, मैंने एक कमेंट भी देखा था किसी का, जिसके अंदर किसी ने उनको रिप्लाई दिया था कि अगर आपकी फैमिली को कोई बोले, तो उन्होंने बोला मैसेज में कि हमारी फैमिली ऐसे इंस्टाग्राम पर नहीं आती। उस चीज पे क्या कहोगे आप? तो आपकी फैमिली स्टेटस भी नहीं लगाती होगी, आपकी फैमिली बाहर भी नहीं घूमती होगी, जरूरी नहीं कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई यूट्यूब पे, सॉरी उनको ये कमेंट आते होंगे,
अगर मैं कहीं रोड पे चल रही हूँ और कोई सामने वाला आदमी मेरे लिए ऐसा सोच लेगा तो मैं रोड पे चलना बंद कर दूँ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कोई सोच तो कैसे भी सकता है ना। कारण यही है, लोगों को लगता है जैसे वो सोशल मीडिया पे है तो हर चीज पे अवेलेबल है। हाँ बट रियलिटी ये है कि सोशल मीडिया और एक पर्सनल लाइफ दोनों चीज अलग हो गई। वो एक प्रोफेशन है, आपकी कोई जॉब है, बिजनेस है, वो एक जॉब बिजनेस आपका प्रोफेशन है, और ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप अलग है। पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशन अलग है। लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। इंस्टाग्राम या कोई भी प्लेटफॉर्म ने आपको राइट नहीं दिया है कि आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करो या आप उनसे आए जो मन में आए वो पूछो। एक रिस्पेक्ट तो आपको बना के रखनी पड़ती है ना। किसी ने आपको राइट थोड़ी दिया है कि कोई आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करा है, कोई रील बना रहा है, किसी का अकाउंट पब्लिक है तो आप उससे कुछ भी पूछोगे। ये चीज नहीं होती है ना। इतना आपको खुद को रखना पड़ता है एज ए ह्यूमन। पहले आप लोग खुद ये सब काम करके वुमेन को अनसेफ फील कराते हो, फिर आप बोलते हो नॉट एवरी मैन बट ऑलवेज ए मैन। आप लोग खुद प्रूव कर रहे हो ना। हाँ, कमेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं, मैं कह रहा हूँ काफी ऐसे कमेंट्स होते हैं जो पढ़ने लायक ही नहीं होते। काफी ऐसे कमेंट्स भी होते हैं, चाहे वो बॉडी शेमिंग को लेकर हो। जैसे मैंने आपके एक पढ़ा था, मैं वीडियो में बोलना चाहूंगा, एक नमूना था जिसने लिखा था कि आपकी नोज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, उसको क्या कहोगे आप? अब यही कि जो लड़कियां मतलब शॉर्ट क्लोथ्स वगैरह कोई पहनता है तो उसको बॉडी शेम करते हैं। मैं तो वो भी नहीं करती। तो लोगों को तो सिर्फ टारगेट करने का काम होता है। अगर बॉडी नहीं तो फेस को टारगेट कर लेंगे। कुछ चाहिए टारगेट करने के लिए। हाँ। लेकिन इससे पब्लिसिटी आप ही की हो रही है। हाँ, आप कमेंट करो, आप चाहे और 4 कमेंट मुझे आगे करो, मेरी एंगेजमेंट बढ़ रही है, आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं और मुझे कोई फर्क नहीं। अब जैसे अपन बात करते हैं, अपन ने वेस्ट बंगाल केस की बात करी, उसको अगर अपन लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एज अ वुमेन आपको सेफ्टी के पर्पज से आपको क्या लगता है, मतलब आपको कभी अनसेफ फील हुआ है आपकी इस व्लॉगिंग की जर्नी में? ऑनलाइन तो ये सब मैसेजेस वगैरह आते तो इस पे हम इतना नहीं करते गौर, लेकिन कभी कभी पब्लिक एरियाज में काफी ऐसा फील होता है क्योंकि स्टेयरिंग से हम लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। कोई अगर आदमी चाहे वो आदमी रास्ते में पीछे ही चल रहा हो, सेम वे में आगे जाके मोड़ने वाला हो, लेकिन अगर वो पीछे भी चल रहा है तो एक बार को हमको डरना पड़ता है क्योंकि आज का टाइम हो गया ऐसा। हाँ, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। तो अब जैसे हम बात करते हैं ये तो आपकी सेफ्टी को लेके, तो एक चीज इसमें ये है कि कभी ऐसा हुआ है आप कहीं गए हो शूट पर या किसी कोई शूट के लिए आपको प्रपोजल आया हो कि आपको ये शूट करना है या कोई प्रमोशन आया हो, उस वक्त आपको अनसेफ फील हुआ है कि उसको आपको लेके उसकी वाइब गलत है? कभी ऐसा लगा है आपको? एक शूट में ऐसा था, मैं आपको पूरा स्टोरी बताती हूँ। तो मैं ऑलरेडी एक शूट पे थी, तो वहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट थी, तो मेरा उससे कांटेक्ट वगैरह बना था क्योंकि कांटेक्ट रखते हैं ताकि कभी किसी को नीड पड़े तो वो बात वगैरह करे। तो वो शूट खत्म होने के बाद वो मेकअप आर्टिस्ट ने मुझसे बात की थी, फीमेल ही थी वो, कि मेरे किसी नोन का एक सॉन्ग है जो आपको शूट करना है। मैंने कहा ओके, हमारी सारी बात हो गई थी। तो शूट होने से 2 दिन पहले उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि अभी हमारा थोड़ा डिले चल रहा है। उन्होंने मुझसे मेजरमेंट्स वगैरह सारे ले लिए और उन्होंने कहा कि आपके आने के 1 दिन पहले हम आपको हाफ एडवांस पे करेंगे। तो 2 दिन की डिले की बात की, तो मैंने कहा ठीक है, आपका जब भी हो आप मुझे बता देना। महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया। तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट को पूछा कि ये क्या चीज है, करना है या नहीं करना है आपको। तो उन्होंने कहा मैं बात करके आपको बताती हूँ कि उसके 2 महीने के बाद में फिर वो शूट आए थे, पर मेरा कमिटमेंट हो गया था कि मैं आपका ये सॉन्ग करूंगी, तो इसलिए, और तब तक मुझे उनके बारे में ऐसा कुछ खास पता भी नहीं था, तो मैंने उनको एग्री किया। बात ये हुई थी कि मैंने एग्री इसलिए किया था क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट जो थी उसने मुझे कहा था कि आप जो मॉडल हो आपका ही मैं मेकअप करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, तो आपको ऐसे डरने की कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्ट्रेंजर है, ऐसे एकदम से किसी के मैसेज पे हम जा नहीं सकते हैं। तो बात ये हुई, तो उन्होंने मुझे पिकअप वगैरह की बात की और पेमेंट भी उन्होंने हाफ भी नहीं किया था, उसका भी हाफ किया था। पिकअप की बात हुई थी तो वो मुझे लेकर गए। तो ये हुआ था कि मैं जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो दूसरे एरिया में रहती थी, मैं दूसरे एरिया में, तो अलग अलग गाड़ी से पिकअप करने का उन्होंने मुझे कहा। अब मैं तो वहां पहुंच गई, फिर मुझे पता चल रहा है कि मेकअप आर्टिस्ट को सुबह ही मना कर दिया गया है कि आपको आना ही नहीं है, और ये बात मेकअप आर्टिस्ट को भी नहीं पता है। मुझे वहां जाने के बाद मैंने पूछा कि वो कब आएगी, मैं कहा वो नहीं आ रही है, हमने किसी और को बुला लिया है। तो मैं नहीं, मतलब मेकअप आर्टिस्ट को नहीं पता, मतलब मैं समझ पाया, मतलब उसको जैसे आपने मुझे, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने आपको मना नहीं करा। हाँ, नहीं मतलब मैं बताती हूँ, ये एज ए एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि आपने मुझसे बात करी है सॉन्ग में आने की और मैंने भी मुझसे उन्होंने भी बात कर रखी है मैं वहां आऊंगी, तो आपने मुझे तो बुला लिया, लेकिन फिर आपने उनको डिच कर दिया। आप उनको बोला ही नहीं कि शूट पे आना है। हाँ, उनको डिच कर दिया एंड टाइम पे कि नहीं अब हमको आपसे काम नहीं कराना, ये बात है। उनको आपसे मतलब था तो आप आ गए इसलिए डिच कर दिया। और ना क्या किया, मतलब उसको सीधा मना नहीं किया, उसको ब्लॉक कर दिया, उसकी कॉल नहीं उठाया,
तो मैं वहां पहुंची ना, उसकी मेरे पे कॉल आ रहे थे कि है ना तुम वहां से निकलो, मुझे नहीं पता, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ना मुझे उन लोगों ने डिच कर दिया, मैं वहां पे थी इसलिए मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी, अब मैं भी नहीं आ रही हूँ ऐसा। तो मेरा तो ऐसा पहला एक्सपीरियंस था, और ये आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। तो मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या चीज हो रही है मेरे साथ। और वो लोग ऐसे रहते, बैचलर्स ही थे, 2-3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, तो पर एक तो आदमी अच्छे से रहना तो अपन 4 लड़कों के बीच में भी सेफ रह जाए, पर वहां पे लड़कियां भी प्रेजेंट थी, लेकिन वो थोड़ी वल्गर सी लग रही थी मुझे, अजीब सी। तो मुझे वहां पे सेफ फील हो ही नहीं रहा था जब से मैं वहां गई थी। पर मुझे था वो मेकअप आर्टिस्ट जब आ जाएगी तो मैं उसको जानती हूँ, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट मेरा उस पर था कि हाँ जब ये आ जाएगी तो मैं उसके साथ पूरा दिन रह लूंगी, शाम को मैं घर चली जाऊंगी। पर वो तो आई नहीं। तो अब मैंने उनको ऐसा कहा कि मेरे साथ एक जना आ रहा है, तो फिर हम लोग दोनों साथ, मेरा जो वो फ्रेंड था जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, मैं उसको फोन किया, वो उसी एरिया में रहता था, मैं एक दिन पहले बोल दिया था कि ऐसा ऐसा कल मेरा शूट है, अगर थोड़ा सा भी मुझे कुछ लगेगा तो मैं बता दूंगी। अब मुझे तो डाउट हो गया, मुझे तो ऐसा फील हो गया अगर मैं 10 मिनट और ऊपर रही तो मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो जाए। बिल्कुल। और ऐसे एक फ्लैट था, छोटा सा एक फ्लैट था, उसमें 2-3 कमरे थे, अच्छा। बेड बिछाए थे, मुझे तो डर लग गया। कैमरे वाला भी उनका 2 घंटे बाद आया था, तो मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं कि यहाँ पे शूट हुआ नहीं हुआ वो? शूट तो हुआ, पर मतलब एक फॉर्मेलिटी का शूट नहीं होता कि शूट के नाम पे हल्का सा कुछ शूट करके छोड़ दिया। तो मैंने बुला लिया, अब वो 10 मिनट की दूरी पे ही रहता था, अब वो आ गया, अब उनको पता चल गया कि इसके साथ में कोई है, तो उनको शूट वो करना पड़ा। और वहां पे गाना उनके पास था, गाना वाना था, लेकिन वो शूट एक प्रॉपर शूट था भी नहीं। तो वहां पे तो उनके इंटेंशंस कुछ और ही थे, बट उनको मौका नहीं मिला क्योंकि आपने बुला लिया था, हाँ सेफ साइड के लिए। सेफ तो साइड पूरे दिन वो था साथ में। एक्चुअल में एज अ गर्ल जो इन्फ्लुएंसर आना चाह रहा है, या एज अ गर्ल जो भी है अभी करंटली, हाँ। उनके लिए सेफ पॉइंट बहुत मैटर करता है कि वो अगर ऐसी कोई स्पेस पे जा रही है जहाँ वो जानती नहीं है किसी को, वहाँ वो किसी को लेकर साथ में जाए, हाँ। लाइव लोकेशंस वगैरह अपनी फैमिली को शेयर करके जाए। हाँ। एज अ सेफ्टी पॉइंट ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। हाँ। क्योंकि जो आज के केसेस हो रहे हैं, सबसे बड़ा केसेस तो हमने डिस्कस करा वेस्ट बंगाल का, और ऐसे बहुत सारे केसेस उसके बाद भी हो रहे हैं। तो ये अब ये रह गया कि वुमेन्स को खुद की सेफ्टी खुद को लेके चलना पड़ेगा। और मैं तो एक चीज ये कहूंगा हर वुमेन से कि आप किसी पे डिपेंड मत रहो। आपको खुद को एक ऐसी सीख लेनी होगी कि अगर कोई आपकी तरफ देखता है तो उसकी आंख निकालने का दम भी आपके अंदर हो, क्योंकि ये वो टाइम नहीं कि आप सोचो कोई हीरो आएगा आपको बचाने के लिए। हाँ। ये वो टाइम जा चुका। तो जैसे कि ये सारी बातें हो गई, तो हम एट द एंड आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि आप न्यू कमर्स को क्या टिप्स देना चाहोगे, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, और स्पेशली फीमेल्स के लिए अलग से हम आपसे पूछेंगे, तो उन्हें क्या टिप्स देना चाहोगे इस इंडस्ट्री में आने के लिए? तो यही जो मैंने आपको बीच में एक बार बताया था कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसा पैर रखो कि आप बार बार ये नहीं करो कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है या मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। आपको ये माइंडसेट से आना है कि जब तक मेरा कुछ हो नहीं जाता मेरे को रुकना नहीं है, ऐसा करना। आपको कंसिस्टेंट और जो कंटेंट आप सर्व कर रहे हो उस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। हर कुछ आपको नहीं बनाना है क्योंकि हर कुछ कोई देखेगा भी नहीं, और सिर्फ अगर आप वायरल होने के लिए आ रहे हो तो वो वायरलिटी फिर कहीं काम नहीं आएगी। अगर आप वल्गैरिटी वाली ले रहे हो या फिर जो मीम पेजेस वाली जो वायरलिटी होती है वो कहीं काम नहीं आने वाली है। जो फेस वैल्यू आपको बना के रखनी है वो अच्छी बना के रखोगे आपको, तो ही काम आएगी, तो ही आपको आपके लोकल के लोग प्यार देंगे, तो ही आपको आपके आसपास के लोग उस रिस्पेक्ट से देखेंगे। अगर आप वल्गर कंटेंट बनाओगे तो आपको कोई नहीं जानेगा, आपको दूर से देख के लोग हंसेंगे ये तो ऐसा कंटेंट बनाते हैं, ये वाली चीज है। और टाइम और कंसिस्टेंसी ये सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो भी आप हेल्प कर पाओगे। ये नहीं हो पा रहा है कि एक वीडियो आज जा रही है, एक वीडियो हफ्ते भर बाद जा रही है, एक महीने भर बाद जा रही है, कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है, और एक नीड्स लेके आपको चलते रहना है कि एक लाइन में हमारा कंटेंट चल रहा है। वो आप 2-3 कंटेंट जो एक साथ मैच कर रहे हो, रिजेंबल कर रहे हो एक दूसरे में, वो चल सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा कि कोई टेक वीडियो बना रहा है, कोई एंटरटेनमेंट से आ रहा है, फिर कोई कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये सब चीजें एक पर्टिकुलर आपको एक कंटेंट लेके आना होगा कि आपको क्या कंटेंट बनाना है। हाँ। और उसके साथ में कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, एक पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। इस फील्ड के अंदर ज्यादा पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको एक रात में सक्सेस मिल जाए, और ये ऐसी फील्ड है जहाँ आपको 1 साल तक ही नहीं मिले। हाँ, बस वही पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपको डिले होगा ही होगा, हो सकता है कि आप आज वीडियो डालो तो आपको कल ही फेमस हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आप महीने भर डालो उसके बाद हो, साल भर डालो उसके। अरे कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो जब मैं अपलोड करती हूँ तो उस पर 10-15 हजार व्यूज, 20-25-50 मैक्स जो आते रहते हैं एवरेज, वो आके रह जाते हैं। फिर
2 महीने बाद भी हम फिर वो धीरे धीरे वायरल मार होती है। देते हैं। तो बस यही चीज है, इसलिए जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी और आपका हाँ, कंटेंट। लोग मेरे पास भी आते हैं काफी पूछने के लिए कि हम क्या करें क्या करें, तो मैं उनको पहले यूं सजेशंस दे दिया करती थी कि ऐसे ऐसे आपको करना है। फिर मैं उनसे अपडेट लेती थी कि आपने क्या किया, फिर नहीं हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमने तो छोड़ दिया ऐसा। तो फिर अब मैं पहले पूछ लेती हूँ आप सीरियस हो या नहीं। अगर आप सीरियस हो तो ही आप इसको एज ए करियर पैशन बना लो, नहीं तो जैसे शौक के लिए बनाते हो। सो गाइज, आपको आज की कन्वर्सेशन में क्या अच्छा लगा, आपको कृष्णा के जो टॉपिक्स थे, कृष्णा से हमने जो बात करी, उनमें क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक हम हमसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम कृष्णा से चाहेंगे वो भी हमारी ऑडियंस से कुछ कहे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको करना है कमेंट्स, और आपको एक क्राइटेरिया पूरा कराना है। तो आपको क्या करना है, आपको 1K लाइक्स कंप्लीट कराने हैं और 100 कमेंट का हम टारगेट रख रहे हैं, तो आपको वो कंप्लीट करना है। उसके अंदर आपको अगर कोई क्वेश्चन आपका बाकी रह गया, या अगर आप मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। या आपको आज की कॉन्वर्सेशन का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, आप हमको ये बता सकते हैं। या ऐसा कोई पार्ट जिससे आपको बहुत रिलेटेबल फील हुआ हो, या कोई ऐसा सजेशन जो आप मुझे या हमारे सर को देना चाहते हो, तो वो सब आप हमको कमेंट कर सकते हो। जब ये क्राइटेरिया पूरा हो जाए ना 1K लाइक्स और 100 कमेंट्स का, तो हम एक लाइव सेशन रखेंगे इंस्टा पे। तो वहां पर आकर हम लोग आपके कमेंट्स को डिस्कस करेंगे, आपको शाउट आउट देंगे, प्रॉपर दिखाएंगे कि ये कमेंट हमारे पास आया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह गया तो हम उसका भी आपको जवाब देंगे। तो फटाफट से ये क्राइटेरिया पूरा करा दो, और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू गाइस, मैं भी इसके लिए अब एक्साइटेड हो गया हूँ। कृष्णा ने लाइव सेशन के लिए कहा कि हम दोनों साथ में आएंगे, तो जल्दी से आप इनका क्राइटेरिया जो कृष्णा ने दिया है 1000 लाइक्स और 100 कमेंट्स का, जल्द से जल्द पूरा करें। हम आपसे अब मिलते हैं कृष्णा के साथ उन्हीं के लाइव सेशन में।